आप सभी को मेरा नमस्कार। आज किशोर ऑनलाइन क्लासेस का एक मंथ पूरा हुआ है और आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ वर्तमान पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो कि आपको आंसर सहित मिलेंगे। ये 25 प्रश्न बिल्कुल वर्तमान पैटर्न पर होंगे। अगर इन 25 प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो वर्तमान पैटर्न है उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वायसराय कौन था। तो देखिए वास्को डी गामा था, लेकिन ये भारत सबसे पहले कब आया? 1498 में आया। तो ये पहला पर्सन था जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, लेकिन वायसराय नहीं था। तो डी अल्मीडा जो थे, डी अल्मीडा ये पहले वायसराय थे जो 1505 में भारत आए थे और 1509 तक रहे थे। उसके बाद कौन आया था? अल्बुकर्क आए थे। ठीक है, तो यहाँ पहले का राइट आंसर क्या होगा? डी अल्मीडा होगा, क्योंकि पहले वायसराय थे। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जो आपको पता हो, जैसे आप देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 में स्टार्ट हुआ, 2 वर्ष तक चला, 1748 तक चला, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये हमारा सही सुमेलित है। दूसरा बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1868। मान लीजिए आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, लेकिन आप आगे देखें। प्लासी का युद्ध देखें तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ये भी सही है। फिर कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते थे, 1756 में शुरू होकर 1763 तक चला, अब ये भी सही है। तो यहाँ पर बना कि बक्सर का युद्ध वाला ऑप्शन, कन्फ्यूज़न आ गई कि बक्सर का युद्ध, अब यहाँ पर क्योंकि तीनों सही हैं तो इसका मतलब क्या है? बक्सर का युद्ध वाला ऑप्शन गलत है। बात करें तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? बक्सर का युद्ध, क्योंकि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को स्टार्ट हुआ था। एक तरफ थे, क्या थे? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? हेक्टर मुनरो, जिसमें हेक्टर मुनरो की विजय हुई थी। तो इसमें बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन सी की, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में कौन सम्मिलित नहीं था? तो देखिए मीर जाफर जो उनका सेनापति ही था, वो कुर्सी के लालच में था, वो तो सम्मिलित था ही था। जगत सेठ की बात की जाए तो जगत सेठ कौन था? वहाँ का बैंकर था, वो भी क्या था? क्लाइव के साथ था। राय दुर्लभ ये दीवान था, ये भी सम्मिलित था। अब मीर मदान की बात की जाए तो मीर मदान जो है षड्यंत्र में शामिल नहीं था, बल्कि ये नवाब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध में लड़ा और मारा गया था। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? तो देखिए एक नवाब ने बोला था कि यूरोपीय मधुमक्खियों के समान हैं, अगर हम उन्हें छेड़ेंगे नहीं तो हमें वो शहद देंगी, और अगर हम उन्हें छेड़ेंगे तो हमें वो काट काट कर मार डालेंगी। ये कहा था अलीवर्दी खां ने। किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलीवर्दी खां। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा? अब इसे एक बार देखें आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि इसमें पहले बात की जाए तो सबसे पहले क्या हुआ था? फर्रुखसियर साहब ने जो है किसे बनाया था नवाब? तो मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां को यहाँ पर बंगाल का नवाब बनाया। इसमें सबसे पहले पे कौन आया? बी। अब इसमें आप देखें किसमें बी है, तो ए ऑप्शन और फर्स्ट और थर्ड में क्या बी है। इट मीन्स इन्हीं दो में से हमारा एक आंसर होगा। उसके बाद क्या हुआ? मुर्शीद कुली खां के बाद उनका दामाद कौन? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा, जो कि उनका दामाद था। तो दूसरे नंबर कौन आ गया? सुजाउद्दीन। तो अब देखिए सेकंड नंबर पर ए, तो सेकंड नंबर पर ए किसमें है? तो सेकंड नंबर पे ए किसमें है? दोनों में ही देखिए ए है, फर्स्ट और थर्ड में। तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। सुजाउद्दीन के बाद गद्दी पर बैठते हैं कौन? तो सुजाउद्दीन के बाद उनका पुत्र बैठता है सरफराज। तो सरफराज कितने पे आ गया? 3 नंबर पे। ठीक है, तो 3 नंबर। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे पहला और तीसरे ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है बी ए सी, क्योंकि पहले पे है मुर्शीद कुली खां, सेकंड पे है सुजाउद्दीन, और थर्ड पे क्या है? सरफराज खां। और सरफराज खां के बाद गद्दी पे बैठे थे अलीवर्दी खां। तो इस तरीके से इसमें क्या हुआ? पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हुआ।
फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। तो अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जो कि नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। अगले ऑप्शन पे आते हैं, क्वेश्चन पे यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, यूरोपीय कंपनियों में भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आई थी। सबसे पहले कौन आए थे बताइए? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखें किस में ऑप्शन ए है, तो देखिए सेकंड ऑप्शन में ही ए है, तो कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन फिर भी हम मैच कर लेते हैं। पहले आए पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे कौन आए? डच, तीसरे नंबर पे कौन आए? अंग्रेज, और चौथे नंबर पे कौन आए? फ्रांसीसी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो पहले नंबर पे क्या है? डी सबसे पहले होना चाहिए, तो डी। उसके बाद क्या है? सेकंड नंबर पे क्या है? बी। डी के बाद बी, बी के बाद क्या है? ए, और ए के बाद सी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हाल ही में आपको मिल रहे हैं, तो इस पर आप प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक के युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। किसके किसके बीच हुए थे? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे। अगला क्वेश्चन, ए ला सापेल की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो ए ला सापेल, देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि 1746 से प्रारंभ होकर 2 वर्ष तक चला था, उस युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ए ला सापेल। तो किस में क्या आंसर होगा? कर्नाटक के प्रथम युद्ध, कर्नाटक के प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन गलत है? पहला देखिएगा, गोलकुंडा के शासक ने 1632 में सुनहरा फरमान जारी किया था। बिल्कुल सही है। 1632 में गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था, जिसके लिए अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट मिली थी। ठीक, तो पहला सही है। दूसरा है, फर्रुखसिंह ने 1717 में शाही फरमान जारी किया था। ये भी सही है। उनका दर्दनाक बीमारी जॉन सरमन मिशन के नेतृत्व में डॉक्टर जॉर्ज हैमिल्टन ने सही किया था, तो उन्होंने शाही फरमान जारी किया था। ये भी सही है। तीसरा है, 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो 1510 में पुर्तगाली कौन थे? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक को हराकर गोवा पर अधिकार किया था। ये भी सही है। अगला है वार्डीवास का युद्ध। तो देखिए, अब यहाँ पर वार्डीवास का युद्ध 22 जनवरी 1756 को हुआ था। ठीक, तो अब देखिए वार्डीवास का युद्ध हुआ किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से आयरकोट ने नेतृत्व किया था और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट लाली ने। तो ये 22 जनवरी तो सही है, लेकिन 1765 में ना होके बल्कि 1760 में हुआ था। तो इसका क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए सही सुमेलित, अब यहाँ पर इधर क्या दिया है? राज्य दिया है और सामने उनके गठन वर्ष दिया है। तो देखिए इसमें अगर आप मैच करें तो उत्तराखंड का गठन, अब उत्तराखंड का गठन अगर आपको पता होगा, आपने इनको पढ़ा होगा, तो देखिए उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर। छत्तीसगढ़ का कब हुआ था? 1 नवंबर। तेलंगाना का कब हुआ था? 2 जून। और झारखंड का कब हुआ था? तो क्या हुआ? 15 नवंबर। तो देखिए उत्तराखंड मतलब सेकंड ऑप्शन पे, तो सबसे पहले क्या क्या होगा? सेकंड वाला ऑप्शन होगा। तो देखिए सेकंड ऑप्शन किस में आ रहा है? डी में आ रहा है। छत्तीसगढ़ का थर्ड, तो देखिए थर्ड भी इसी में आ रहा है, डी वाले में। फिर तेलंगाना का फोर्थ, वो भी थर्ड डी वाले में आ रहा है। और झारखंड का 15 नवंबर 2000। तो ये क्या हुआ? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में गलत कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बिल्कुल सही बात है, इस पर चर्चा हुई थी। तो इसे क्या कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दूसरा है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ये भी सही है। तीसरा, लद्दाख को 5 सितंबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप का 25 जनवरी 2020 को विलय कर दिया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों का विलय हो चुका, 25 जनवरी 2020 को विलय किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि लद्दाख को 5 सितंबर 2019 को ना बल्कि 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
13वां क्वेश्चन देखिएगा, यदि भारत में दोपहर का 2 बजा है तो उस समय लंदन के ग्रीनविच शहर में कितना बजा होगा। इस पर मैंने डिस्कस कराया था। तो भारत कितने पे स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। और लंदन कितने पे स्थित है, लंदन 0 पे स्थित है। तो आप देखें दोनों के बीच में अंतर कितना होता है, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। तो जब देखिए जब भारत में बजा है कितना, भारत में बजा है कितना 2, तो लंदन के ग्रीनविच शहर में कितना बजा होगा। तो जब हम इधर से, जब भारत में बजा 2, अब लंदन है इधर, तो जब हम इधर से इधर आएंगे तो 5.5 घंटे का अंतर होगा। तो 5.5 घंटा क्या होगा, माइनस होगा। तो 5.5 घंटा अगर माइनस कर दिया जाए 2 में तो कितना हो जाएगा, 8:30 सुबह का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत लोग क्या करते हैं इसमें 5 घंटा जोड़ देंगे, तो 5 घंटे जोड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या है, इधर से हम इधर आ रहे हैं, तो जब इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 5.5 घंटा समय माइनस होने के बाद कितना होगा, 8:30 बजे प्रातः होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में सही कथन का चयन करें। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित, बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पश्चिमी देशांतर वाला देश है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है लेकिन पश्चिमी देशांतर में ना स्थित होकर पूर्वी देशांतर वाला देश है। तो इसका मतलब क्या है, ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य 111.32 किलोमीटर दूरी होती है, मतलब गैप जो है 111.32 होता है। तो देखिए जो 111.32 दिया है ये दो देशांतरों के मध्य होता है, ना कि अक्षांशों के। तो अक्षांश रेखाओं के मध्य होता है 111 किलोमीटर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची झारखंड है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है। और चौथा है, कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा। तो देखिए कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम ना होकर बल्कि पश्चिम से पूर्व खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है। तो देखिए जो ऊपर दी है 15,200, ये क्या है, स्थलीय है, स्थलीय सीमा है। 6100 क्या है, ये तटीय सीमा है। 7,516.6 क्या है, ये क्या है, तटीय कुल द्वीपों समेत, मतलब कुल तटीय सीमा दी गई है जिसमें भारत के मुख्य भूमि और प्लस तटों को मिलाकर दी हुई है। तो जैसे भारत की कुल सीमा पूछी जाती है तो क्या करते हैं, 15,200 और 7,516.6 को जोड़ देते हैं, तब 22,716.6 आता है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ सही आंसर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा सही क्या होगा, कुल तटीय सीमा, तो कुल तटीय सीमा होगा 7,516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार देशों के क्रम को व्यवस्थित करें। तो देखिए क्षेत्रफल में देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा किसका है, रूस का। तो नंबर 1 पे क्या है, रूस के बाद अगर देखें तो भारत का स्थान आता है 7th पे, भारत आता है 7वें स्थान पर। तो जब रूस है पहला, तो रूस के बाद कौन आता है, कनाडा, तब कनाडा दिया नहीं है। उसके बाद आता है अमेरिका, तो क्या होगा, तो अमेरिका दूसरे पे आ गए। उसके बाद आ गया क्या, चाइना, तो चाइना भी नहीं दिया है। उसके बाद आ गया ब्राज़ील, तो ब्राज़ील दिया हुआ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है नहीं, तो उसके बाद भारत। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले पे रूस, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे ब्राज़ील और चौथे पे भारत। तो यहाँ पर क्या है, ABCD, जिसमें ABCD हो तो ABCD किसमें, 4th ऑप्शन में, 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती। अब यहाँ पर अगर बात करें, आपने मैप देखा होगा, तो मैप में अगर हम ऐसे बात करते हैं ओरली, तो ये हमारा नेपाल है। तो नेपाल से देखिए इधर से उत्तराखंड लगता है, फिर यहाँ से यूपी लगता है, फिर उसके बाद इधर से बिहार लगता है, फिर यहाँ पश्चिम बंगाल लगता है और फिर सिक्किम लगता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए कहीं भी असम की सीमा नहीं लगती है, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, असम। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की बात किया जाए, जो इसमें कॉम्बिनेशन दी है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, राजस्थान होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा, गोवा होगा। तो यहाँ डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो इस पर हमने चर्चा की थी, भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है।
पहला कौन सा बात किया था, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके अलावा हमने प्रायद्वीपीय पठार की बात की थी, उसके अलावा हमने विशाल मैदान की बात की थी, उसके अलावा तटवर्ती एवं द्वीपीय क्षेत्र की बात की थी। तो क्या होगा, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। निम्न में गलत विकल्प का चयन करें। अब देखिए यहाँ गलत विकल्प का चयन करना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, अभी आए भी थे। हिमालय 4 समांतर श्रेणी में फैला हुआ है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। वृहद हिमालय शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस 3 में फैला है, फिर कौन सा फैला है, महान, फिर मध्य और फिर शिवालिक। अब देखिए शिवालिक, वृहद हिमालय शिवालिक, अब ये वृहद है, वृहद हिमालय शिवालिक के उत्तर में स्थित है। देखिए शिवालिक के उत्तर में कौन स्थित है, वृहद हिमालय। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी सही है। तो हम लोग फिर चर्चा करते हैं। माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यहीं से आपको पॉइंट पढ़ना है। हमने बार बार चर्चा की थी, माउंट एवरेस्ट भारत में ना होकर कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट गलत है। सेकंड सही था, ये गलत है। और चौथा है, हिमालय का निर्माण टिर्थिस भूसन्नत से हुआ, ये भी सही है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही जवाब होगा, सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न को ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए जब ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो देखिए इसमें अगर सबसे ऊंची चोटी बात करें तो क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो कि इसमें है नहीं। तो माउंट एवरेस्ट के बाद अगर ऊंचाई के अनुसार बात करें तो कौन सी थी, K2 8,611 मीटर। तो इसमें 2-3 की आपको हाइट याद करनी होगी। उसके बाद कंचनजंगा की बात करें तो 8,598 मीटर। उसके अलावा मकालू की बात करें तो 8,481 मीटर। अब मान लीजिए धौलागिरी की आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ धौलागिरी की कितनी है, 8,172। तो यहाँ पर अरेंज किया जाए तो सबसे नंबर 1 पे कौन आया, K2। तो देखिए सबसे ऑप्शन सी किस में है, तो देखिए ए में सी मिल रहा है। उसके बाद कौन है, डी कंचनजंगा, ओबीसी में है। उसके बाद कौन है, मकालू। उसके बाद कौन सा है, धौलागिरी। तो इससे आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ए इसका सही ऑप्शन है। अगर यहाँ माउंट एवरेस्ट होता तो सबसे टॉप पर वो होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में गलत कथन का चयन करें। तो देखिए यहाँ भी गलत कथन का चयन करना है, तो पहले हम सही वाले को टिक करते हैं। हिमालय का आकार तलवार की बात है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय का आकार ऐसे है तो क्या है, ये तलवार की भांति है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। हिमालय तिब्बत की ओर नतोदर, कॉनकेव। देखिए अब ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉनकेव, जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है, इसको कॉनकेव या नतोदर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। फिर है, K2 काराकोरम पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए ट्रांस हिमालय पर सबसे ऊपर श्रृंखला क्या है, काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर, और इसी पे क्या स्थित है, K2। तो क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची, माउंट एवरेस्ट के बाद 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो क्या है, ये ऑप्शन भी हमारा सही ऑप्शन है। अगला है, सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख के मध्य से निकलती है। तो देखिए हमने क्या बताया अभी, काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर। ऑप्शन क्या कहता है, सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख के बीच से निकलती है। तो सिंधु नदी ये है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम लद्दाख के मध्य से ना होकर सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य से निकलती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस देश का लिखित संविधान है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो लिखित संविधान नहीं है। तो यूएसए का संविधान कैसा है, लिखित है। इजराइल का सपोजेड आपको नहीं पता, भारत का पता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटेन का भी लिखित संविधान है। इजराइल ऐसा देश है जिसका अलिखित संविधान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इजराइल। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी है। तो इसका मतलब क्या है, उपरोक्त सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, कार्बन डाई गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन कौन सा देश करता है। तो देखिए सर्वाधिक उत्सर्जन जो देश करता है, नंबर 1 पे है चाइना, फिर नंबर 2 पे है अमेरिका, फिर नंबर 3 पे है यूरोपीय संघ, और फिर नंबर 4 पे क्या है, भारत। तो यहाँ पर सर्वाधिक कौन कर रहा है, चाइना। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया है।
आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके इन्हें नोट कर सकते हैं और इनका रिवीजन करके इन्हें तैयार कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे मेन इससे अगर इसमें एक है तो वो है पैटर्न। इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं। आप लोग प्रयास करें क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाने की और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।